Hello everyone, this is Shanila and I welcome to my YouTube channel Study Addition। यूपी टेट, सुपर टेट एंड केवीएस की क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। ये क्लास तीसरी क्लास है, यानी कि डे 1 से आपको क्लास लेनी है। 2 क्लास जो आपकी छूट गई हैं उनको भी आप कवर कर लीजिए। बहुत अच्छे क्वेश्चंस मैंने दिए थे, उसमें भी बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन दिया था और ये भी क्लास आपकी बहुत अच्छी, बहुत ही शानदार जाने वाली है। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस लाजवाब है लेकिन उनके जवाब सारे हैं, ठीक है। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चंस को हम लोग शानदार तरीके से करेंगे। तो अपने साथ आप कॉपी और पेन जरूर लेके बैठिए। जब भी मैं क्लास लूँ तो अपने साथ कॉपी पेन लेके जरूर बैठिए, क्योंकि मैं हर क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से और डिटेल से यहाँ पर डिस्कस करूंगी और यहाँ पर उतने ही पॉइंट आपको बताए जाएंगे जितने आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे। और सारे जो क्वेश्चंस होंगे बिल्कुल सिलेबस के आपके अंदर के होंगे, सिलेबस के बाहर यहाँ पर हम लोग कुछ नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है, निम्न में से जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो विटामिन ए हो जाएगा, विटामिन बी हो जाएगा, विटामिन सी हो जाएगा या विटामिन डी हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि आपको ऑप्शन पे जाना ही नहीं है, सीधे आपको ये याद रखना है कि जल में जो घुलनशील, जो देखिए अगर घुलनशीलता के आधार पे हम विटामिन देखें तो वो 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं जल में घुलनशील, एक होते हैं आपके जल में घुलनशील और दूसरे क्या होते हैं? आपके वसा में घुलनशील होते हैं। जल में कौन से घुलनशील होते हैं? तो आपको सीधे बी और सी को याद रखना है, ठीक है। जल में कौन कौन से विटामिन घुलनशील होते हैं? तो बी और सी। जबकि वसा में आपको याद रखना है, ए को याद रखना है, ठीक है, डी को याद रखना है, ई को याद रखना है और के को याद रखना है। तो आप सीधे जल वाले याद रख लीजिए और बाकी सारे आपके वसा में हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? तो यहाँ पर ऑप्शन यानी कि यहाँ पर सी वाला और बी वाला, यानी कि तीसरा और चौथा जो ऑप्शन किस में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो यहाँ पर केवल 3 और 4 आपको याद रखना है। तो जल में घुलनशील कौन से हो जाएंगे? आपके बी और सी आपके जल में घुलनशील विटामिन हो जाएंगे। फिर हम बात करते हैं इन विटामिन के रासायनिक नाम की बात करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन आता है कि ए का रासायनिक नाम क्या है, बी का रासायनिक नाम क्या है, सी का रासायनिक नाम क्या है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। तो हम लोग हर चीज़ को धीरे धीरे और जो है ईजिली चीज़ों को समझ के करेंगे, जिससे हमारे जब हम लोग एग्जामिनेशन हॉल में बैठे तो वहाँ पर कन्फ्यूज़न ना क्रिएट हो, ठीक है। तो एक एक चीज़ को यहाँ पर समझिए। देखिए विटामिन ए के रासायनिक नाम की अगर हम बात करें, ठीक है, लिखते जाइए आप लोग। विटामिन ए के अगर रासायनिक नाम की बात करें तो उसका रासायनिक नाम क्या होता है? आपको याद रखना है, रेटिनॉल होता है, ठीक है। क्या होता है? रेटिनॉल इसका रासायनिक नाम होता है। अगर हम बी की बात करें तो इसका नाम क्या है? यानी कि B1 की बात करें तो ये क्या नाम हो जाएगा? थायमीन हो जाएगा। अगर हम बात करें B2 की बात करें, अब यहाँ पर B1, B2, B3, B4 पूरे नहीं देखेंगे हम लोग। B1 का देखेंगे थायमीन और B2 का देखेंगे यहाँ पर राइबोफ्लेविन हो जाएगा। क्या कौन सा हो जाएगा? राइबोफ्लेविन को आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको हर चीज़ क्लियर कट बिल्कुल मिलेगी और जितने भी अदर पॉइंट्स बताए जाएंगे वो सारे ही एग्जाम में आपके पूछे जाएंगे। एक्स्ट्रा चीज़ें हम लोग यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो रेटिनॉल, बी का थायमीन, B2 का राइबोफ्लेविन हो जाएगा। फिर अगर हम बात करें सी की बात करें तो सी का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? एस्कॉर्बिक एसिड। क्या हो जाएगा? एस्कॉर्बिक एसिड को आपको याद रखना है, ठीक है। तो एक एक चीज़ यहाँ पर समझते रहिए, आपको एग्जाम बिल्कुल आपका क्लियर होगा। विटामिन डी की बात करिए, बी है आपका। फिर अगर बात, एक मिनट, ये सी था आपका यहाँ पर, तो ए रेटिनॉल हो गया, बी थायमीन, B2 क्या होगा? राइबोफ्लेविन हो गया। फिर सी आपका स्कॉर्बिक हो गया। डी की अगर हम बात करें तो कौन सा हो जाएगा? कैल्सीफेरॉल। कौन सा हो जाएगा आपका? कैल्सीफेरॉल, ठीक है। लिखने में थोड़ी सी उसमें मतलब राइटिंग का थोड़ा सा रहेगा, क्योंकि स्क्रीन पे थोड़ा सा लिखने में दिक्कत होती ही है। कॉपी पे लिखना और स्क्रीन पे लिखना दोनों में बहुत फ़र्क होता है। तो कैल्सीफेरॉल किसका हो जाएगा? विटामिन डी का हो जाएगा। विटामिन ई की अगर बात करें तो होता है उसका टोकोफेरॉल, ठीक है। तो टोकोफेरॉल को याद रखना है आपको ई के लिए। अगर हम ई के की बात करें, ई हो गया आपका, तो कौन सा हो जाएगा? आपको याद रखना है फिलॉक्विनोन, ठीक। कौन सा हो जाएगा? फिलॉक्विनोन आपका यहाँ पर हो जाएगा। क्लियर बात? अब देखिए यहाँ पर ये चीज़ें हो गई। अब हम देख लेते हैं कि इनसे कौन कौन से रोग होते हैं। तो आपको याद रखना है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी रोग होता है, ठीक है। विटामिन ए की कमी से कौन सा होता है? रतौंधी रोग होता है। विटामिन B1 की कमी से कौन सा होता है? बेरी रोग होता है। विटामिन B2 की कमी से कौन सा रोग होता है? इसमें क्या होता है? त्वचा वगैरह फटने लगती है, त्वचा वगैरह रूखी बेजान सी हो जाती है। तो इस तरीके से यहाँ पर होते हैं, ठीक है। और आंखें वगैरह भी लाल हो जाती हैं, ठीक है। जीभ जो होती है, जबान जो होती है वो फटने लगती है। तो ये B2 की वजह से ऐसा होता है। अगर हम सी की बात करें तो सी किसके लिए होता है? तो आपको याद रखना है, स्कर्वी रोग होता है। सी कौन सा रोग होता है? तो स्कर्वी रोग आपका होता है,
ठीक है। इसके अलावा हम ये वाली बात करें यानी कि डी की बात करें तो डी के लिए आपको याद रखना है रिकेट्स होता है, यानी कि बच्चों में रिकेट्स रोग होता है। कमेंट में अब आपको बताना है वयस्कों में कौन सा रोग होता है डी की कमी की वजह से। ई की बात करें, ई की अगर हम बात करें तो कौन सा होता है टोकोफेरॉल, मैंने रासायनिक नाम बताया। इसमें क्या होता है, इसमें जो जनन शक्ति जो होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और के की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, रक्त का थक्का नहीं जमता है। ठीक है, रक्त का थक्का ना जमना जो है किसकी वजह से होता है, के की वजह से होता है। ठीक है, आप याद भी कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा ट्रिक से याद कर लीजिए। देखिए ए बी सी का तो आपको नाम पता होगा यहाँ पर, लेकिन आप ई और के में याद रख लीजिए। तो ई क्या होता है, ई में क्या होता है टोकोफेरॉल, और ये इसमें क्या होता है मैंने आपको बताया कि जो है इसमें जो जनन क्रिया होती है वो क्या है हो जाती है, शक्ति जनन जो शक्ति होती है वो कम हो जाती है। अब देखिए जब किसी लेडी के बच्चे अगर नहीं होंगे तो उसको क्या करने लगते हैं, लोग टोकने लगते हैं, मतलब क्या कमी है क्या कमी है, मतलब ऐसे आप याद कर सकते हैं चीज़ें। तो किसी के अगर मान लीजिए बच्चा नहीं हो पा रहा है किसी वजह से, तो क्या है उसको लोग सब गाँव वगैरह में क्या करने लगते हैं, टोकने लगते हैं। तो इसी तरीके से आप याद रख लीजिए, उसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, टोकोफेरॉल हो जाएगा। तो आप कुछ चीज़ें याद कर लीजिए, उसके अलावा तो आपको चीज़ें याद ही होंगी। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में इतना टाइम लग गया, रीज़न ये था कि इसमें बहुत से क्वेश्चंस आपको मुझे बताने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, पौधे का रसोई घर किसे कहा जाता है। अब देखिए खाना कहाँ हम लोग बनाते हैं, रसोई घर में। पौधे अपना खाना कहाँ बनाते हैं, यानी हम लोग अपना खाना कहाँ बनाते हैं, रसोई घर में। और पौधे अपना खाना कहाँ बनाते हैं, तो पत्ती में। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, पत्ती हो जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पौधे सिर्फ पत्ती में खाना, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सिर्फ पत्ती में होती है, ऐसा नहीं है। लेकिन ऑप्शन में अगर आपका पत्ती दिया तो आपको पत्ती पे ही जाना है। लेकिन जो है तना भी होता है, वो भी क्या है, खाना बनाता है। कुछ पार्ट जो तना का, यानी कि जो तना का जो ग्रीन पार्ट होता है वो भी क्या है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग लेता है। ठीक है, अगर आपने साइंस पढ़ी होगी तो आपने उसको अच्छे से पढ़ा होगा। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर बात करें तो पत्ती होता है, इसीलिए हम लोग को किस पे जाना है, पत्ती पे जाना है। यानी कि और चीज़ें जो और पार्ट्स होते हैं वो थोड़ा बहुत बनाते हैं, ना के बराबर बनाते हैं, इस वजह से ऐसा कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में बटेश्वर मेला लगता है, यानी कि आपको बताना है जो उत्तर प्रदेश में जो बटेश्वर मेला लगता है वो कहाँ लगता है, मथुरा में लगता है, मेरठ में लगता है, आगरा में लगता है, चित्रकूट में लगता है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, आगरा आपका आंसर सही हो जाएगा। देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, आप इनको कर लीजिए, ये वाकई बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है और एग्जाम में इसी तरीके से आपके पूछे जाते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आप जितने भी क्वेश्चन मैं कराऊंगी देखिएगा आगे सारे ही एक से एक क्वेश्चन, एक से एक बढ़कर क्वेश्चन है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में बटेश्वर मेला कहाँ लगेगा, आपका आगरा में लगता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए पुष्कर मेला कहाँ लगता है, ये भी मेला अक्सर पूछ लिया जाता है। पुष्कर मेला, हालांकि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया भी था पुष्कर मेला कहाँ लगता है, तो वो आपका लगेगा अजमेर से, ये जो है 11 किलोमीटर दूरी पे है, वहां पर लगता है। अजमेर से 11 किलोमीटर की दूरी पर पुष्कर मेला लगता है, लेकिन आपको ऑप्शन में अजमेर ही लगाना है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा ऊँट का मेला है। ये किसका मेला है, ऊँटों का मेला होता है, यानी कि ऊँट, यहाँ पर ऊँटों का मेला होता है पुष्कर मेले की अगर हम बात करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है नदी से रिलेटेड, भागीरथी नदी का उद्गम स्थल है, ये आपको बताना है कि भागीरथी का उद्गम स्थल कौन सा है। तो पिंडारी ग्लेशियर हो जाएगा, सतोत्पत ग्लेशियर हो जाएगा, या चौराबाड़ी हो जाएगा, या गंगोत्री हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो गंगोत्री ग्लेशियर आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो भागीरथी नदी का जो उद्गम है, यानी कि भागीरथी कहाँ से निकलती है, तो गंगोत्री से निकलती है। गंगोत्री आपका कहाँ पड़ता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये उत्तराखंड के उत्तरकाशी में स्थित है, कहाँ, उत्तराखंड में। ठीक है, आपको याद रखना उत्तराखंड, आपको याद रखना उत्तराखंड में उत्तरकाशी। ठीक है, तो उत्तरकाशी आपको याद रखना है, ये वहां से निकलती है, यानी कि गंगोत्री कहाँ आपको पड़ेगा, उत्तराखंड में उत्तरकाशी में पड़ेगा। अब ये जो भागीरथी नदी है, यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है कि भागीरथी नदी और अलकनंदा मिलके, यानी कि इधर से आती है आपकी भागीरथी और इधर से आती है आपकी अलकनंदा नदी, और यहाँ पर ये मिलती है। ठीक है, यहाँ पर मिलके क्या बन जाती है, ये गंगा नदी बन जाती है। यानी कि गंगा नदी कहाँ पर, यानी कि देवप्रयाग में जब ये मिलती है, जब आपकी भागीरथी और इधर से आपकी अलकनंदा नदी जब देवप्रयाग में मिलती है, देवप्रयाग आपका कहाँ पड़ेगा, तो ये आपका पड़ेगा उत्तराखंड में पड़ेगा। जब वहाँ पर मिलती है तो यहाँ पर इसका नाम क्या हो जाता है, इसका नाम हो जाता है गंगा हो जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो भागीरथी और प्लस अलकनंदा मिलकर क्या बनाएगी, गंगा नदी, यानी कि गंगा नदी के नाम से फिर जानी जाने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है,
राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता कौन करता है? देखिए, संसद के 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा, राज्यसभा। मैंने आपको बताया राज्यसभा में अधिकतम संख्या कितनी होती है? 250 होती है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने थोड़ा सा डिस्कस किया था। तो राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की जो संख्या होती है वो क्या होती है? 250 होती है। ठीक है, जिसमें क्या है 12 सदस्य जो है राष्ट्रपति मनोनीत करता है, 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। ठीक है, वो क्या है कलावला यानी कि स्पेशल फील्ड से वो आते हैं। फिर इसमें क्या होता है, इसमें 1/3 सदस्य हर 2 साल के, इसका हाँ अगर सदस्यों का कार्यकाल पूछा जाए तो आपको बताना है 6 वर्ष। ठीक है, इसमें क्या होता है 1/3 जो है 1/3 जो सदस्य होते हैं 1/3 जो सदस्य होते हैं वो हर 2 साल बाद, ठीक है, हर 2 साल बाद क्या है उनको सेवानिवृत्त कर दिया जाता है। ठीक है, तो कितने सदस्य यानी 1/3 सदस्य आपको याद रखना है। क्वेश्चन पूछा जाता है 1/3 या आधा, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 1/3 सदस्य आपको याद रखना है। इसके अलावा आपको चीज़ें याद रखनी है कि जो उपराष्ट्रपति होता है, जो उपराष्ट्रपति होता है वही क्या होता है राज्यसभा का सभापति होता है। ठीक है, यानी कि राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। जो उपराष्ट्रपति होता है वही राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो राज्यसभा में होने वाली जो सभाएं होती है उसकी जो अध्यक्षता वो कौन करता है? तो वो कौन करता है? उपराष्ट्रपति करता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने राज्यसभा के बारे में देख ली। राज्यसभा क्या होता है? उच्च सदन, जबकि लोकसभा क्या होता है? निम्न सदन कहलाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। निम्न में से किस नगर में नगर निगम नहीं है? ठीक है, आपको बताना है किस नगर में नगर निगम नहीं, ये आपको बताना है। ऑप्शन से बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कहाँ पर नगर निगम नहीं, अभी मैं पूरा बताऊंगी नगर निगम कितने हैं। ठीक है, और आपके नगर पालिका परिषद कितनी है, नगर पंचायत कितनी है, यूपी की मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ अभी मैं आपको बताऊंगी। पहले इस क्वेश्चन को सुनिए। निम्न में से किस नगर में नगर निगम नहीं है? तो अलीगढ़ में आपका है, गोरखपुर में भी है, मुरादाबाद में भी है, आजमगढ़ में आपका नगर निगम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन मतलब गलत हो जाएगा, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बी में नहीं है, इस वजह से ऑप्शन नंबर बी ही यहाँ पर राइट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बात कही गई है नहीं है। ठीक है, तो अलीगढ़, गोरखपुर, मुरादाबाद में है, जबकि आजमगढ़ में नहीं है। अब हम अगर बात करें उत्तर प्रदेश में कुल नगर निगम की बात करें, कुल नगर निगम है कितने? ये आपके 17 हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर आपको समझना है उत्तर प्रदेश निकायों की संख्या कितनी है। उत्तर प्रदेश में निकायों की संख्या कितनी है, पहले आप ये चीज़ें समझ लीजिए तो आपको बिल्कुल चीज़ें समझ में आ जाएंगी। उत्तर प्रदेश में निकायों की संख्या कितनी है? 735 है। कितनी है आपकी? 735 है। अगर बात करें नगर निगम की बात करें तो नगर निगम आपके कितने हो जाएंगे? यहाँ पर बात करें नगर निगम कितने हो जाएंगे, मैंने आपको बताया 17। ठीक है, अगर बताएं नगर पालिका परिषद की बात करें, नगर पालिका, ठीक है, नगर पालिका परिषद की अगर हम बात करें तो कितने हो जाएंगे? आपके हो जाएंगे 200। ये लिखते जाइएगा, आपको सारी चीज़ें यहाँ पर लिखते जाइए, नोट्स बनाते जाइए, आपको यहीं पर चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो कितने हो जाएंगे? 200। अगर हम बात करें नगर पंचायत की बात करें, नगर पंचायत की बात करें तो कितनी हो जाएंगी? यहाँ पर आपको याद रखना है 518। ठीक है, तो कुल निकाय आपके कितने हो जाएंगे? 735। नगर निगम कितने हो जाएंगे? 17। नगर पालिका परिषद कितने हो जाएंगे? 200। और नगर पंचायत कितने हो जाएंगे? 518। तो अगर आप इसको जोड़ेंगे, अगर आप इसको जोड़ते हैं तो आपका 735 यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नगर निगम भी आपको क्लियर हो गए, नगर पालिका परिषद भी क्लियर होगा और नगर पंचायत भी आपको क्लियर हो गए। ठीक है, फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है, बच्चों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए कक्षा अध्यापक की सर्वोत्तम विधि कौन सी होनी चाहिए? अगर हम क्लास 5th में पढ़ा रहे हैं और उनको पर्यावरण के प्रति जागरूक करना है, उनकी तरफ अवेयर करना है, तो इनमें से कौन सी टेक्निक हम लोग अपनाएंगे? तो बच्चों को किताब पढ़कर सुनाएंगे, तो जाहिर सी बात है किताबी कीड़ा तो हमको बनाना ही नहीं है। व्याख्या दे करके, तो पर्यावरण से व्याख्या से क्या मतलब? ठीक है, बच्चों को कहीं पिकनिक पर ले जाकर पर्यावरण से सजीव चित्रण कराना, ये होगा या फिर या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा? तो
हमें अगर पर्यावरण के बारे में उनको अवेयर कराना है तो हम इसके सबसे अच्छा जो उदाहरण यहाँ पर हम दे सकते हैं, तो यहाँ पर हम ले सकते हैं कि उनको पिकनिक वगैरह पे, टूर वगैरह पे ले जा करके उनको पर्यावरण के वहीं पर चीज़ें समझाएं कि पेड़ से क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या पेड़ के काटने से क्या नुकसान हो रहे हैं। तो वहीं पर जाके अगर हम चीज़ें समझाएं तो आपको उनको हर एक चीज़ समझ में आ जाएंगी, क्योंकि जो 5th क्लास का जो बच्चा होता है वो देख करके चीज़ें बहुत जल्दी मतलब सीखता है। तो इस वजह से यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है, ईमेल का पूरा नाम क्या है? तो आपको बताना है ईमेल का पूरा नाम क्या हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक मेल हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल मेल हो जाएगा, इंटरनेशनल मेल हो जाएगा, या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो यहाँ पर ईमेल का फुल फॉर्म क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, याद रखना है आपको, इलेक्ट्रॉनिक मेल, ठीक है। स्पेलिंग भी आपको याद रखनी है, कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक मेल क्या है, इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मेल। यहाँ पर फिर से मैं लिखती हूँ, एक मिनट, हाँ, इलेक्ट्रॉनिक मेल आपको याद रखना है। इलेक्ट्रॉनिक मेल क्या है? ईमेल की फुल फॉर्म है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, काकोरी षड्यंत्र मामला किस वर्ष में हुआ था? यानी कि जो काकोरी कांड हुआ था, ये हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो काकोरी कांड कब हुआ था? तो आपको याद रखना है 1925, यानी कि 9 अगस्त 1900, आपको ये भी याद रखना है 9 अगस्त 1925 को हुआ था। काकोरी षड्यंत्र हुआ था और 9 अगस्त 1925 को हुआ था। क्यों हुआ था ये भी आपको याद रखना है। इसमें क्या होता है कि हथियारों को उनको खरीदना था, जिसकी वजह से ब्रिटिश सरकार का जो खजाना वगैरह नहीं होता था तो उन्होंने लूटा था। इसी वजह से ये इसी को काकोरी जगह पे हुआ था, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया? काकोरी षड्यंत्र इसका नाम पड़ गया, ठीक है। रखा मतलब पड़ गया नाम, ठीक है। तो काकोरी षड्यंत्र कब हुआ था? आपको याद रखना 1925 आपको याद रखना है, ठीक है। 1925 आपको याद रखना है। सन आपको याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको सन अच्छे से याद रखना है। 9 अगस्त 1925, 9 अगस्त 1925, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है, 1870 में भारतीय सुधार संघ की स्थापना या अध्यक्ष कौन थी? ये आपको बताना है। देवेंद्रनाथ टैगोर हो जाएंगे, राम मोहन रॉय हो जाएंगे, या केशव चंद्र सेन हो जाएंगे, या दयानंद सरस्वती हो जाएंगे। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, या ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो यहाँ पर अध्यक्ष कौन थे, यानी कि संस्थापक कौन थे? तो आपको याद रखना है केशव चंद्र सेन को याद रखना है। तो भारतीय सुधार संघ के संस्थापक केशव चंद्र सेन थे, ठीक है। तो केशव चंद्र सेन को आपको याद रखना है। सुधार से आपको याद रखना, सेन को याद रखना है। सुधार यानी कि भारतीय सुधार संघ सेन, इस तरीके से आपको वहाँ पर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर 11 हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल गैस है? अब देखिए बायोडीजल गैस आपको पता होगा, मुझे पता है कौन सी है। कपास हो जाएगी, गन्ना हो जाएगी, जेट्रोफा हो जाएगी, आलू हो जाएगी। तो यहाँ पर जेट्रोफा जाहिर सी बात हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग जेट्रोफा के बारे में जान लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। जेट्रोफा हमारी होती कहाँ कहाँ है? तो भारत में भी होती है, अफ्रीका में भी होती है, अमेरिका में भी होती है। तो यहाँ पर मैं लिखती चलती हूँ, भारत आपको याद रखना है, फिर आपको याद रखना है अफ्रीका याद रखना है, ठीक है, अफ्रीका हो जाएगा आपका, फिर आपका उत्तरी अमेरिका हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपकी जेट्रोफा वगैरह मतलब उगाई जाती है। ये कैसी होती, जो ये फसल होती है कैसी होती है? ये झाड़ी नुमा होती है, थोड़ी झाड़ी टाइप की होती है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। क्या होती है? पादप होता है, ठीक है, पादप तो होता ही, जाहिर सी बात है। यहाँ पर बात करी जा रही फसल की, तो यहाँ पर किस तरीके से होगी? झाड़ी नुमा जो है ये पादप होता है। और इसमें क्या होता है? इससे जो है 25 से 30% तेल निकाला जाता है, ठीक है। 25 से 30% तक तेल निकाला जाता है, और जितना भी उसका रफेज बचता है, जितना भी उसके अवशेष बचते हैं, उससे क्या है? बिजली भी तैयार की जा सकती है। तो तेल जो ये निकाला जाता है, इससे क्या है? कार वार वगैरह चलाई जा सकती हैं, इसीलिए इसको बायोडीजल फसल कहते हैं, ठीक है। इसी वजह से इसको बायोडीजल फसल कहते हैं। और जितने भी इसका अवशेष बचता है, उससे बिजली भी तैयार की जा सकती है, किससे? जेट्रोफा से। तो ये चीज़ें हम लोगों ने जेट्रोफा के बारे में जान ली। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, बहुत ईजी क्वेश्चन, रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है? तो जाहिर सी बात है आपको ऊंट कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन पे ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा है, कहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने से गंगा बनती है? तो लास्ट क्वेश्चन में मैंने, यानी कि प्रीवियस जो क्वेश्चन अभी आ चुके हैं, मैंने आपको बताया था कि भागीरथी और अलकनंदा मिलने से ही गंगा नदी बनती है। तो ये
कहाँ पर मिलती है जो ये गंगा कहलाती है, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था देवप्रयाग आपको बताया था, ठीक है। तो उत्तराखंड में देवप्रयाग में जब मिलती है तो ये क्या कहलाती है, गंगा कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा, तो देवप्रयाग यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जाएगा। देवप्रयाग पड़ेगा कहाँ, तो आपका ये उत्तराखंड में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 14 की अगर बात करें, किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य को लिया गया है, तो यहाँ पर बताना है मौलिक कर्तव्य को कहाँ से लिया गया है, जर्मनी से, यूएसए से, यूनाइटेड किंगडम से या यूएसएसआर से, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा या ऑप्शन नंबर बी सही होगा या ऑप्शन नंबर सी सही होगा या ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो आपको याद रखना सोवियत संघ को याद रखना है, यानी कि आपको याद रखना यू से क्या हो जाएगा, यूनियन, ठीक है, यूनियन ऑफ हो जाएगा, एस से क्या हो जाएगा, सोवियत हो जाएगा, दूसरे एस से क्या हो जाएगा, सोशलिस्ट हो जाएगा, और आर से क्या हो जाएगा, रिपब्लिक हो जाएगा। यानी कि सोवियत संघ या रूस अगर ऑप्शन में हो तो आपको वहां पर जाना है। तो मौलिक कर्तव्य के लिए आपको कहाँ जाना है, रूस को जाना है, ठीक है। तो रूस आपको ऑप्शन पे जाना है, या सोवियत संघ दिया है तो वो भी आप लगा सकते हैं, दोनों एक ही हैं। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या है, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कुल कितने नगर निगम है। अब यहाँ पर क्वेश्चन किससे है, नगर निगम से है। तो उत्तर प्रदेश में कितने नगर निगम है, 15 हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे, 17 हो जाएंगे या 18 हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया था, तो उत्तर प्रदेश में कितने नगर निगम है, तो 17 है। और 17वां नगर निगम की अगर बात करें तो शाहजहांपुर है, ठीक है। 17वें अगर नगर निगम की बात करें तो वो कौन सा हो जाएगा, शाहजहांपुर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपको याद रखना है, हर चीज़ आप समझते चलिए। क्वेश्चन में आप जब मेरी आप क्लास लेंगे तो आपको देखिए, जब आपने क्लास ली नहीं होगी तब तो आपको नहीं पता चलेगा, लेकिन जब आप मेरी क्लासेस लगातार 2-3 दिन आप लेके देखिए, फिर आप देखिए कि आपकी क्वेश्चन कितनी, आपकी नॉलेज इंक्रीज हो रही है, यानी कितने आप तैयारी के जो है करीब जा रहे हैं, आप खुद आप जो है अंदाज़ा आपको लग जाएगा, ठीक है। तो शाहजहांपुर जो है वो 17वां जो है नगर निगम है, कहाँ का, उत्तर प्रदेश का। तो क्वेश्चन नंबर 15 हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। भारत में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना कब की गई थी। पहले तो आप क्वेश्चन को समझा कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, ठीक है। तो भारत में राष्ट्रीय, यहाँ पर बात हो राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना कब हुई थी, ये आपका मेन क्वेश्चन है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना कब हुई थी, तो 2012, 2014 या 2010 या 2008। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो 2010 पे आपको जाना है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना 2010 में हुई थी। अब इसका काम क्या होता है, ये भी आपको याद रखना है कि भारत में जो राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण जो स्थापना जो हुई थी 2010 में हुई थी, इसका काम क्या था। तो इसका काम है जैसे वायु प्रदूषण है, जल प्रदूषण है, पर्यावरण प्रदूषण है, या कह सकते हैं ये जैव विविधता है। तो इन सब के जो मामले हैं इसका निपटारा वगैरह करना, इसको मतलब सॉल्व आउट करना इसका काम है, ठीक है। क्लियर बात हुई। तो यहाँ पर जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, पर्यावरण प्रदूषण या कह सकते जैव विविधता, तो इन सब चीज़ों के बारे में इसमें हम लोग देखते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो आपको 2010 याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है, ये आपको बताना है। विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है, तो ऑप्शन में क्या है, यहाँ पर लंबे की बात की गई है, गोरखपुर है, लखनऊ होगा, वाराणसी होगा, जयपुर होगा। क्वेश्चन आप लोग सारे करिए, फिर मुझे लास्ट में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं और आपको कितने क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। गोरखपुर, लखनऊ, वाराणसी या जयपुर। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, तो यहाँ पर गोरखपुर सही हो जाएगा। विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म की अगर बात करें तो वो गोरखपुर का है। अगर इसकी लंबाई की बात करें तो 1.3 किलोमीटर इसकी क्या है, लंबाई है, ठीक है। 1.3 किलोमीटर आपको याद रखना है। फिलहाल आपका क्वेश्चन सिर्फ इतना ही आएगा कि विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है, तो गोरखपुर को आप याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कामागाता मारू क्या था। आपको बताना है कामागाता मारू क्या था, एक सैनिक यूनिट था, या एक बंदरगाह था, या एक पोत था, या एक औद्योगिक नगर था। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, या ऑप्शन नंबर सी, या ऑप्शन नंबर डी। आप किसके साथ जाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। पोत का मीनिंग क्या होता है, जहाज होता है, ठीक है। तो जहाज होता है, तो ये आपको याद रखना है। अब आपको याद रखना है एक चीज़ और ध्यान रखनी है, ये क्या है, जो ये जहाज़ था ये भाप शक्ति से, यानी कि भाप शक्ति से चलने वाला जापानी जहाज़ था। कहाँ का था ये, जापानी, ठीक है। जिसको खरीदा किसने था, हांगकांग के बाबा गुरुदत्त सिंह ने इसको खरीदा था, ठीक है। याद रखना है आपको, गुरुदत्त, यहाँ पर आपको नाम याद रखना है,
दत्त को आपको याद रखना है, जो कहाँ के थे, हांगकांग के थे, उन्होंने इसको खरीदा था। और ये है क्या, ये जापानी जहाज़ है। ठीक है, ये आपको याद रखना है कौन सा जहाज़ है, ये जापानी जहाज़ था, जापानी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है पूरा, ये चीज़ आपको क्लियर, सारी चीज़ें क्लियर होगी। देखिए जब क्वेश्चन से रिलेटेड चीज़ें जब हम करते हैं तभी हम लोगों को क्वेश्चन याद रहते हैं। अगर हम एक मतलब सीधे आंसर लगा के छोड़ दें तो वो चीज़ें हमको याद नहीं रहती हैं। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 हमारा है, किस क्रांतिकारी नेता ने अपने अंतिम समय रामकृष्ण मिशन के स्वामी के रूप में व्यतीत किया? रामकृष्ण मिशन के स्वामी के रूप में व्यतीत किया, कौन से ऐसे क्रांतिकारी नेता थे, ये आपको बताना है जिन्होंने अपना अंतिम समय रामकृष्ण मिशन के स्वामी के रूप में व्यतीत किया। ऑप्शन हैं आपके अजीत सिंह, दूसरा ऑप्शन आपका कौन सा है, अरबिंदो घोष, या जतीन्द्र नाथ हो जाएगा, या हेमचंद्र कानुगो हो जाएगा। तो यहाँ पर जतीन्द्र नाथ को आपको याद रखना है, जतीन्द्र नाथ बंदोपाध्याय जो हैं वो आपको याद रखना है इस क्वेश्चन के लिए, यानी कि किस क्रांतिकारी, यानी कि जतीन्द्र नाथ बंदोपाध्याय, ठीक है, नेता ने अपने अंतिम समय रामकृष्ण मिशन के स्वामी के रूप में व्यतीत किए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी की तरफ हम लोग यहाँ पर चलते हैं, जतीन्द्र नाथ बंदोपाध्याय को आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर हमारा 20 है, ये लास्ट क्वेश्चन है, प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में सन्निकटता का समय लगता है, कितना समय लगता है, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, तो 8.7 मिनट का समय लगता है, अप्रॉक्स 8.7 आपको याद रखना है। ठीक है, ओ सॉरी, और 8.3 आपको याद रखना है, 7 में बोल गई, तो 8.3 को याद रखना है, अप्रॉक्स की मैं बात करी, 8.3 मिनट इनको लगते हैं, यानी कि सूर्य के प्रकाश को सूर्य तक प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में। ठीक है, प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में कितना टाइम समय लगता है, तो 8.3 आपको याद रखना है। ठीक है, अब अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में करता है, तो आपको याद रखना 365 दिन और 5 घंटे में करता है। अगर पूछा जाए पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा जो करता है वो कितने दिनों में करता है, तो 365 दिन और 5 घंटे आपको याद रखना है। सूर्य है क्या, तो सूर्य एक तारा है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी पे आपको जाना है, 8.3 मिनट्स आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो आज हम लोगों ने 20 क्वेश्चंस किए। आई थिंक आपको क्वेश्चन ज़रूर समझ में आएंगे, क्योंकि हर क्वेश्चन को मैंने बहुत ही अच्छे से समझाने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। और जितने भी मैंने अदर फैक्ट्स बताए हैं, एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताए हैं, वो ज़रूर आपको लर्न करने हैं, क्योंकि वो सारे क्वेश्चन, जितने भी मैंने चीज़ें बताई हैं, वो सारे क्वेश्चन आपके पूछे गए एग्जाम्स में। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके से और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के साथ। तो सभी को जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहिए और अपनी एक सीट यहाँ पर मतलब अपनी एक सीट सुपर टेट में कंफर्म कीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।